देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे आज। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स आर हाईली या हैलाइड्स शो हाई रिएक्टिविटी towards SN1 reaction then alkyl halides. Why? Alkyl halides. Why? Explain. देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको समझना अच्छे से जरूरी है आपका। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। पहले तो सबसे पहले ही देखो, एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ज्यादा बताई जा रही है देन एल्काइल हैलाइड्स, राइट। अब सबसे पहले तो समझो ये कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि जो एल्काइल हैलाइड है, या X लगा लो, जब वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ज्यादा इजीली रिएक्शन कर पाएगा कि नहीं। इसके कंपैरेटिवली बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड ज्यादा अच्छी रिएक्टिविटी शो करते हैं। एंड रीजन देना है क्यों। मतलब ये पहले से हम बोल रहे हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड के कंपैरेटिवली एलाइलिक हैलाइड लेस रिएक्टिव है और एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या है, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अब सुनो खेल क्या है। खेल इतना है कि इन सभी रिएक्शंस में बीच में क्या बनेगा, कार्बो कैटायन। क्या बनेगा, कार्बो कैटायन। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मैं ये पता कर दूं कि बनने वाला कार्बो कैटायन किसमें मोर स्टेबल है, तो क्या उसकी रिएक्टिविटी भी हाई होगी। जिसके अंदर बनने वाला कार्बो कैटायन या यूं कह दो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। यस और नो। अब यहाँ के कार्बोकैटायन का तो कंडीशन हमने देख लिया। यहाँ हमने आपको पता है कौन सा एलाइलिक हैलाइड लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया था 3 डिग्री। बोलो लिया था। अरे हमने SN1 रिएक्शन में जो एग्जांपल लिया था वो किसका लिया था, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का लिया था ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ तो अभी भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही लिया है। लेकिन अब अगर मैं एलाइलिक की बात करूं, आपको पता है एलाइलिक क्या था, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उसके साथ क्या जुड़ा हो, हेलोजन। रिमेंबर, ये कंडीशन किसकी थी, एलाइलिक की थी। याद आ रहा है, याद है कि नहीं है। एलाइलिक की कंडीशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का नेबरिंग कार्बन कौन होगा, sp3, और उस पर हमारा कौन जुड़ा होगा, हेलोजन। इज इट क्लियर। अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो जरा बताइए क्या इस टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा ना, हाँ या ना। X माइनस निकाल देता हूं बाहर। इसको बेटा बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन, सही बात है। अब अगर मैं बेंजाइलिक की बात करूं, वो भी देख लेते हैं साथ साथ, फिर दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। क्या बेंजाइलिक को ऐसे लिखते थे हम लोग, तो बेंजाइलिक को लिखते थे तो क्या मेरे पास इसके Cl के रिमूवल से जो कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, क्या वो ऐसा कुछ बनेगा, Cl रिमूव हुआ उससे बनने वाला कार्बोकैटायन कुछ इस तरह का होगा। इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। एनी प्रॉब्लम। अब बस मुझे आपको ये समझाना है कि अगर ये दो मोर स्टेबल निकलते हैं देन इसके, ये दो मोर स्टेबल निकलते हैं देन इस इंटरमीडिएट के, तब तो मैं ये कह सकता हूं कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन देन एल्काइल हैलाइड्स। बस मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों मोर स्टेबल है या
यहां काम आती है तुम्हारी क्लास 11th में हमने कहा था कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है और उसके सामने अगर किसी जगह पे रेजोनेटिंग इफेक्ट दिख रहा है तो याद रखना रेजोनेटिंग इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब दो स्पीसीज में एक जगह सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी आ रही है और एक तरफ रेजोनेटिंग इफेक्ट से स्टेबिलिटी आ रही है, तो हमेशा याद रखना जहां रेजोनेटिंग इफेक्ट होगा वहां स्टेबिलिटी को ज्यादा डोमिनेंट माना जाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट से मिलने वाली स्टेबिलिटी लेस डोमिनेंट मानी जाएगी। जरा गौर से देखो, क्या इसमें किसी टाइप का रेजोनेंस पॉसिबल है? नो रेजोनेंस। तो कार्बोकैटायन तो बना बट एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, एब्सेंस ऑफ स्टेबल है। किससे स्टेबल है ये? एलाइल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड से ये स्टेबल है। लेकिन इनकी बात करूं तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इनमें आपको देखने को मिलेगा रेजोनेंस। कैसे? अब वही सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन का आंसर बनता है। याद करो, पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस होती है और उस रेजोनेंस की कंडीशन में नंबर 1 कंडीशन आती है कॉन्जुगेशन। वही कॉन्जुगेशन जो आपका एरोमेटिसिटी के अंदर भी हमने बात की थी। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव हो, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव हो, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर डबल बॉन्ड हो आगे अगेन, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर कोई लोन पेयर हो, है ना, और डबल बॉन्ड के किसी नेक्स्ट एटम पर क्या हो आपके कोई फ्री रेडिकल हो। इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो आप उसमें रेजोनेंस क्रिएट करवा सकते हो। जरा गौर से देखो, क्या डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर प्लस चार्ज है कि नहीं? और अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पर प्लस चार्ज है तो क्या हम इसको इस तरह से रेजोनेंस करवा सकते हैं या नहीं? जरा बताइए ध्यान से। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या आई? डेफिशिएंसी। और क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के ऊपर जो ऑलरेडी डेफिशिएंसी थी वो क्या हो गई? गायब हो गई। अगेन ये वापस क्या कर सकता है? इस तरह से करे तो क्या ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई कि नहीं हुई? तो ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बोलो, बात समझ में आई? यही अगर मैं बेंजाइलिक में आपको कुछ समझाने की कोशिश करूं तो मैं बेंजाइलिक में भी क्या बना सकता हूं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। गौर से देखिए, यहां पे प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये आएगा, जैसे शिफ्टिंग हुई ये बॉन्ड और यहां कौन आएगा? प्लस, ये आएगा डबल बॉन्ड। इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, साथ साथ बना दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको अभी कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड। इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ आएगा बॉन्ड CH2, यहाँ प्लस, एंड फाइनली इसको अगेन सेटिस्फाई करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनेगी। ये भी क्या हो गया? स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस है? और क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस एब्सेंस है तो क्या कह सकता हूँ? कार्बोकैटायन जो कि आपके 3 डिग्री से बना या किसी भी एल्काइल हैलाइड की बात करें उनमें एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस होने की वजह से ये बेंजाइलिक या एलाइलिक के कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव हुए या नहीं हुए? हुए ना। चलो लिखो इसका आंसर। चलिए अब जरा देखिए, अच्छा इसमें एक और चीज है, एल्काइल हैलाइड्स अगर आप लेते हो, वही SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो उसमें एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो कहीं बीच में कहीं साइड में अलग से एक लिख दो, ऊपर की तरफ, इस क्वेश्चन से पहले लिख दो कहीं पे, इस क्वेश्चन से पहले जहां कहीं भी जगह हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
तो यहां पर ध्यान रखना आर आई की रिएक्टिविटी आर बी आर से ज्यादा, आर बी आर की आर सी एल से, वह खैर आर एफ तो यहाँ पे लेते ही नहीं है, तो आर एफ की हम बात करते ही नहीं है। अच्छा, ये एस एन वन एस एन टू दोनों के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टूवर्ड्स एस एन रिएक्शन, और एस एन में कौन आ गई, सब आ गई। यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात नहीं हो रही है। यही अगर एस एन वन की बात होती तो हमने क्या पढ़ा था, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल हैलाइड। ये बात किसकी हो रही है, SN1 के टूवर्ड्स। और याद रखना यहाँ पे सब जगह मैंने x क्या रखा है, सेम। याद रखना मैंने यहाँ x बदला है, r मेरा सेम है, तो ये ओवरऑल हर प्रकार के SN रिएक्शन के लिए लागू हो रहा है। अगर मैं SN1 की बात करूं तो मैं हेलोजन रख रहा हूं सेम, हेलोजन क्या रख रहा हूं, तब उस केस में मैंने एल्काइल हैलाइड्स बदल दिए। या इवन आप इसको और स्पेसिफिक करना चाहते हो तो चलो ये कर लो, थोड़ा और टाइम लगेगा 2 मिनट, लेकिन आप ये ज्यादा अच्छे से लिख लो, X is more reactive than this, is more reactive than this, and ये मोर रिएक्टिव हो जाता है किसके, CH3X के। और ये बात किसकी हो रही है, SN1 की। और यही मैं अगर SN2 की बात करूं तो यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब समझ आया बात, यहां X सब जगह सेम है, ये लीजिए, ये आपका प्रॉपर ऑर्डर हो गया। और ये ऑर्डर पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जब आपकी इसके PYQs कराऊंगा उस समय तुम्हें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस डीपली ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं। ये ऑर्डर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, बाकायदा आपको इसका रैंडम ऑर्डर दिया था और इस रैंडम ऑर्डर से आपको इनको अरेंज करना था। अच्छी बात यह है कि यही घूम फिर के यही ऑर्डर आते हैं, ज्यादा घुमा के उतना दिमाग खराब आपका नहीं करते। ये है टुवर्ड्स SN1, ये है टुवर्ड्स SN2। अब देखो जरा एग्जाम्पल 6.6 का 1 देखो, 6.7 तो आपका होमवर्क है, 6.1 देखो, 6.6 देखो, ये हटा दो भाई। 6.6 देखो बेटा, क्या कह रहा है 6.6, आपको 2 पेयर्स दे रखे हैं, एक दे रखा है आपको ये, और इसके साथ आपको कंपेयर करना है इसको, और एक दे रखा है आपको ये, और ये जो सेकंड वाला लिख रहा हूं वो एग्जाम में आया हुआ है। आपको ये बताना है इनमें से, मतलब इनके पेयर्स में से SN2 रिएक्शन बढ़िया कौन दिखाएगा। बिना बुक में देखे जरा मुझे एक बार बताओ आप, इन दोनों में से SN2 रिएक्शंस बढ़िया कौन दिखाएगा। ये कौन है, और ये भी कौन है, और ये भी कौन है, तो ये क्या हो गया, यहां ओनली ये कार्बन आगे नेक्स्ट सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया। अभी आपने पढ़ा SN2 रिएक्शन में बढ़िया रिएक्टिविटी कौन दिखाएगा, 1 डिग्री। देन आफ्टर, भाई ये तो 1 डिग्री नहीं है, मिथाइल हो गया, ये हो गया 1 डिग्री, और ये क्या हो गया। तो मुझे बताओ बेस्ट इन दोनों में से कौन हुआ, आया समझ में। तो ये क्यों नहीं है क्लियर, इन दोनों में से इसमें कौन सी बात आई, क्योंकि मैंने दोनों में कार्बन चेन क्या रखी है, एक टाइप की। तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस बॉन्ड का क्लीवेज बढ़िया होता है या इस बॉन्ड का क्लीवेज बढ़िया होता है, किसका बढ़िया होगा। जो कोई बता सकता है कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है। हमने याद होगा तो आपको बताया था कि जब RI RCl या RBr, मैंने ऐसे उल्टा लिखा था, RF RCl RBr और RI, याद करो। इवन मैंने 2 डायग्राम्स बना के भी बताए थे, दिस इस फिर बड़ा, और मैंने कहा था अप टू डाउन आते हो तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, यस और नो बेटा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, जितना लॉन्ग, जितना बड़ा लंबा बॉन्ड उसको तोड़ना उतना ही इजी। तो इसका मतलब आर आई वाला बॉन्ड ज्यादा इजी टूटेगा ना, तो रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़िया किसकी हुई, समझ में आई बात। चलिए अच्छा 6.7 आपका होमवर्क है। कैसे होमवर्क है, आप लोगों को प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग। आपको देखो कुछ दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक आपको टास्क है, क्या टास्क है, आपको अच्छा ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने, ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने। आप इसमें पोजिशनल, आप चेन आइसोमर, हर टाइप का आइसोमर बना देना और फिर उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना। तो टोटल 4 है, चारों को कैसे अरेंज करोगे। फिर बता रहा है आपको 3 एग्जाम्पल दिए रखे हैं, है ना, बेंजीन के साथ CH2Br है, फिर एक और आगे अलग से, ऐसे करके 4 एग्जाम्पल है। इन चारों एग्जाम्पल्स को आप एक बार देखना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैं इसीलिए आपको दे रहा हूं, सिर्फ पीछे वाले एग्जाम्पल्स देख के ये इसका आंसर देख के वापस मुझे आंसर देना नहीं है, आपको ये क्लैरिफाई करना है कैसा हुआ, तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। इज इट क्लियर। चलिए अब इसके आगे जो बात कर रहे हैं हम लोग, अब आता है कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। देखना बेटा ध्यान से, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है इसमें समझो। पहले तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा है ना, क्या क्या पोर्शन है, कुछ टर्म्स एंड आपको कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है। अगर आप कोऑर्डिनेशन पढ़कर आए हो तब तो आपको इसमें से काफी सारी टर्म्स पता है। जैसे पहली टर्म आपको यहाँ पे बता रही है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि यही सेम चीज आपके हेलो एल्किन हेलो एरीन में आएगी और आपको वहां पर बताने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। खैर मैं एक बार वापस बता रहा हूं। देखो बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलरीमीटर। क्या होता है, पोलरीमीटर या पोलरीमीटर, ठीक है। होता क्या है उसमें, उसमें हमने कहा था एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है, उसमें से निकलती है लाइट। उस लाइट को हम जब स्लिट से पास करते हैं तो एक स्ट्रेट बीम निकलती है। उस स्ट्रेट बीम को हमने किसमें से पास किया, निकोल। पहले तो ये देख लो, ये जो स्ट्रेट बीम थी इसके अंदर अगर मैं लाइट के पार्टिकल्स की डायरेक्शन देखूं तो लाइट का पार्टिकल हर प्लेन में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ये एक नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब बेटा एक होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर। मतलब ये एक ऐसी रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ फिक्स है, एक रेंज में बिलोंग करती है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। इस लाइट को जो कि हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है को जब निकोल प्रिज्म, किसमें से, निकोल प्रिज्म में से ये पास करते हैं। ध्यान से समझना, ये क्या होता है निकोल प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या होता है, ग्लास की स्लेब्स का एक ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें से रेडिएशन ट्रैप होती है और किसी एक प्लेन में से निकल कर जाती है। मतलब इसमें एंटर करने से पहले जो रेडिएशन थी या ये जो लाइट रेडिएशन थी वो हर प्लेन में ट्रेवल कर रही थी, ये मैंने इस तरह से समझाया। लेकिन इसमें से पास होते ही बेटा अब जो ये रेडिएशन है वो किसी एक सिंगल प्लेन में ट्रेवल करने लगेगी। वो कोई भी प्लेन हो सकता है, चाहे वो ऐसा है चाहे वो कोई सा भी है, चाहे वो इस तरह का होता तब भी सेम है, चाहे वो इस तरह का होता तब भी वो क्या माना जाता, सेम। कोई एक प्लेन में ट्रेवल करेगी। इसको बेटा बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, लाइट को, थोड़ा हाथ टेढ़ा पड़ रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक सैंपल से पास किया जाता है। किससे पास किया जाता है बेटा, सैंपल बोले तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई कंपाउंड जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मुझे पता करनी है। एनी कंपाउंड जिसकी मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करनी है। उस सैंपल में से मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करूंगा, पास करूंगा। क्या होगा उससे, देखो अगर मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास किया तो दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज क्या होगी, नो चेंज इन प्लेन ऑफ PPL। क्या मतलब, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक ऐसी लाइट जिसके अंदर पार्टिकल्स एक ही प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। इस लाइट को जब सैंपल में से पास किया, सैंपल में से पास करने के बाद भी इनके प्लेन्स में कोई चेंज, नो चेंज इन प्लेन ऑफ PPL के चेंज में, प्लेन में कोई चेंज नहीं आए।
अगर नहीं आए तो कंपाउंड क्या माना जाएगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो बात समझ में आई? तो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कौन हुए? दोज कंपाउंड्स which can rotate the plane of PPL. Those compounds which can rotate the plane of PPL are known as optically active, and those which cannot change or convert the plane of PPL are known as optically inactive. तो अभी यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी, चेंज इन प्लेन ऑफ PPL। इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, बात समझ में आई? अब सुनो, चेंज नहीं हो रहा है वो तो समझ में आ गया, लेकिन अगर चेंज हो रहा है तो उसमें वापस दो ऑप्शन है। सर कैसे? बेटा अगर ये प्लेन था तो चेंज होने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है? पहला तरीका, प्लेन ऑफ पीपीएल, plane of PPL rotates clockwise। ये जो प्लेन ऑफ PPL सीधे सीधे थे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकता है? यस और नो? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओरिजिनल प्लेन ऐसा था, ओरिजिनल प्लेन ऐसा था, तो अब आपका प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाए। बताओ कुछ बात समझ में आई? अगर ऐसा हो रहा है, क्या कहा हमने? क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा? ओरिजिनल प्लेन ऐसा था, लेकिन अभी किधर घूमा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो आइसोमर। इसी को ही कई बार बोलते हैं डी आइसोमर या डी फॉर्म। इसी को ही कई बार बोलते हैं प्लस। किसी को ही क्या बोलते हैं? प्लस। अगर प्लेन ऑफ पीपीएल, प्लेन ऑफ पीपीएल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो अगेन वापस समझो, ये हमारा था, ये ओरिजिनल प्लेन, और उसके बाद में रोटेशन किधर हुआ बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। किधर हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बोला जाएगा लीवो आइसोमर। इसी को ही बोलेंगे एल आइसोमर, एल फॉर्म, और यही आपका हो जाएगा माइनस। ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी की पूरी कहानी। बोलो बात समझ में आई? देखो बेटा, अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहां पर बीच में कुछ 3-4 टर्म्स आती है और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मॉलिक्यूलर सिमेट्री बोलो, चाहे आप इसी टॉपिक को आगे बात करो तो कायरलिटी बोलो, चाहे आप इसी को क्या बोल दो? इनैंशियोमर्स बोल दो। ये भी आपको बता रखा है ना। देखो याद करो, हमने कहा था कि जो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान से सुनना, जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है उनकी कितनी फॉर्म्स हो सकती है? 2, डेक्स्ट्रो और लीवो। अब देखो समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि चलो सर, अगर हमारे पास पोलरीमीटर होता तब तो मैं पोलरीमीटर में किसी भी कंपाउंड को डाल के ये पता लगा देता कि वो डेक्स्ट्रो है या। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली एक्टिव, तो हमें पोलरीमीटर तो मिलेगा नहीं, तो फिर कैसे पता करेंगे? तो उसके कुछ तरीके हैं। क्या तरीके हैं? जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूलरी एसिमेट्रिक है, कैसा है? एसिमेट्रिक। मैंने ये सब बता दिया आपको, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऐसा क्यों बोला? तो जो भी मॉलिक्यूलरी एसिमेट्रिक है वो अपनी मिरर इमेज पर क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है और एसिमेट्रिक है, उन्हें हमें क्या बोला था? कायरल कंपाउंड्स कहा था। और मैंने वहां ये भी क्लियर किया था कि कायरल कंपाउंड एक्चुअली तो ऑर्गेनिक का ही पॉइंट है, ऑर्गेनिक का ही कॉन्सेप्ट है।
बट वहां पर हमने कायरल इसलिए बोल दिया क्योंकि वो एसिमेट्रिक था, तो हमारे लिए वो भी क्या माना गया, कायरल। तो सुनो, सबसे पहले तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। और वैसे इनैंशियोमर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which mirror images are non superimposable, जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, उन्हें क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे उनको, इनैंशियोमर्स कहेंगे। ये डेफिनेशन सारी आई हुई है। ये बेटा अगर मैं करा रहा हूं ना तो इसको आप इसको हल्के में मत लेना। इनैंशियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिविटी, ये सब कुछ आया हुआ है। बोलो क्लियर। अब सुनो, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री का मतलब समझे। अगर मान लीजिए इधर देखो कोई कार्बन है और उस कार्बन के ऊपर एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, एक तरफ C2H5 है और एक तरफ मान लीजिए Cl है। क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है ना? तो पता है ये कार्बन जो मेरा है ये कहलाएगा कायरल कार्बन। क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। इसी को ही कई बार स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। ऐसा सेंटर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म क्या था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप था कि नहीं था? तो ऐसा सेंटर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जनरेट कर रहा है उसको हमने बोला कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर। बोलो क्लियर। इसमें क्या खासियत है, अगर तुम इसकी मिरर इमेज को देखो, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी, ऊपर Cl, अब ये CH3 मिरर के इस तरफ है तो इस तरफ, इधर है तो इधर, और इधर है तो ये हो गया। बोलो बात समझ में आई। अगर मैं इसको ले जाके इसके ऊपर रखूं तो क्या ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल होंगे, क्या नहीं होंगे। सुपर इम्पोजेबल का मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो बेटा CH3 कहां जाएगा, C2H5 के ऊपर। यूं का यूं उठा के रखना है, हटाना इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करना है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। तो कायरल कंपाउंड्स या जो आपका एसिमेट्रिक कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, इम्पोजेबल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। बोलो ये बात समझ में आई। अच्छा, ऐसे सेंटर्स को क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। एक और बात इंटरेस्टिंग, कायरल सेंटर को शो करने के लिए स्टार लगाया जाता है। तो अगर किसी कार्बन के ऊपर स्टार लगा हुआ है तो आप उसे क्या बोलोगे, कायरल सेंटर बोलोगे। वो कार्बन कायरल सेंटर माना जाएगा या स्टीरियोजेनिक सेंटर माना जाएगा। बोलो समझ में आई बात। तो कायरल सेंटर क्या चीज होती है, कायरलिटी क्या हो गई, तो कायरल कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस को नॉन सुपर इम्पोजेबल रखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, कायरलिटी। क्या कहलाएगी, कायरलिटी। ये सारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आपकी बुक में दे रखा है, ध्यान रखना। तो अभी हम बात करें बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, राइट। और उसके बाद में हमने फर्स्ट नंबर स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कितने टाइप की थी बेटा, SN1 एंड SN2, राइट। अब देखिए सेकंड रिएक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। लगाइए हेडिंग, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी का एक और नाम याद रखना है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसी का ही दूसरा नाम याद रखना है आपको, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, तीन तरह के नाम इसमें आपको याद रखने हैं, राइट। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पे रिएजेंट याद करना पड़ेगा। रिएजेंट हमको याद रखना है बेटा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। अब देखो यहाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली डीहेलोजिनेटिंग एजेंट है। ये क्या काम करता है,
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब ये किसी भी मॉलिक्यूल में से HX को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? HX को, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर इसकी जगह कभी एक्वस KOH देखने को मिले तो बेटा ये जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहा था ये करेगा सब्स्टिट्यूशन। क्या समझे? सुनना बेटा ध्यान से बात को। इफ देयर इज एनी एल्काइल हैलाइड लाइक दिस, क्या हो गया ये? प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन की अगर दो रिएक्शन होती अलग अलग, एक में लिखा होता बेटा एक्वस KOH, एक में लिखा हो एल्कोहलिक KOH, तो दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। एक्वस ये है आपका एल्कोहलिक KOH और ये है आपका एक्वस KOH, ठीक है। एक्वस KOH क्या करेगा? SN रिएक्शन, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या करेगा बेटा? बीटा एलिमिनेशन। क्या करेगा? बीटा एलिमिनेशन। दोनों में फर्क है। एल्कोहलिक KOH देख लो ना कहीं किसी रिएक्शन में, जैसे देखो ये एल्काइल हैलाइड है, वही वापस मैं सेम लिख रहा हूं, प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन अगर आपको यहां पे देखने को मिले एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ, तो बेटा यहां पे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, या यहां से आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोप 1 इन या प्रोपीन। देखो हुआ क्या, देखो सबसे पहले समझना ये अल्फा बीटा का मामला क्या है। Cl जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। Cl क्या? कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर आपका किसी कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका कार्बन कैसा कहलाएगा? अल्फा कार्बन। उसका नेक्स्ट क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? वो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है। किसको करता है? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को। सबसे पहले तो क्या ये CH2 लिखा हुआ था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। CH2 को लिखने का तरीका ये हो सकता है, ये Cl क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये पढ़ाया हुआ है ना 11th में, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आ जाएगा। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के हैलोजन के साथ क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यहां से HCl का निकलना, और देखो ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो इन दोनों के बीच में नए बॉन्ड बनेंगे, और ये जो दो बॉन्ड्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपीन। मैंने अभी आपको क्या समझाया? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर अल्कोहलिक KOH है तब तो आप कराओगे बीटा एलिमिनेशन। क्या करवाओगे? बीटा एलिमिनेशन। लेकिन अगर एक्वस KOH है तो आपको करानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आप अभी पीछे पढ़ के आए हो। मतलब सिर्फ एरो के ऊपर रिएजेंट कौन लिखा हुआ है, सारा खेल वहां बदल जाएगा, पूरा का पूरा खेल बदल जाएगा। अगर अल्कोहलिक KOH है तब तो आपको करवाना है बीटा एलिमिनेशन और प्रोडक्ट क्या बनना है? एल्कीन। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ये रिएक्शन में रिएजेंट जो है वो अल्कोहलिक KOH की जगह एक्वस KOH है तो आपका रिएजेंट प्रोडक्ट बनाएगा क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। आप एक काम करो, इसको एज ए टेक्निक यूज कर लो। एक काम करो, ट्रिक बना लो एक छोटी सी। क्या बनाएंगे ट्रिक? सिंपल समझने के लिए, RX if reacts with aqueous KOH, alcohols are formed. But if RX reacts with alcoholic KOH, alkenes are formed as a major product या as a product. अब देखो बेटा इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा उसको समझो। ये तो बड़ा सिंपल सा था, आपने पढ़ लिया, इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन जो आता है वो आता है थोड़ा घूम के। कैसे घूम के? सबसे पहले तो आप केस समझना, ये CH3, ये CH2, ये CH और ये CH3 और यहाँ आ जाए Cl। देखो पीछे वाले केस में और यहाँ वाले केस में फर्क है। क्या फर्क है? पीछे वाले केस में अल्फा कार्बन मतलब जिसके साथ Cl जुड़ा है वो है, तो उसका नेक्स्ट कौन है? बीटा कार्बन। यहाँ कोई और बीटा अवेलेबल है क्या?
क्या इस कार्बन के आगे जो नेक्स्ट कार्बन है तो इसके अलावा कोई और बीटा कार्बन अवेलेबल है क्या? नहीं है। लेकिन जरा इसको देखो, इसको देखोगे तो ये कार्बन जिसके साथ Cl जुड़ा है वो कौन हो गया? तो मेरे लिए ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब अगर मैं वही अल्कोहलिक KOH लूं और रिएक्शन करवाऊं, बीटा एलिमिनेशन करवाऊं, तो बेटा आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये आएगा कि सर हम इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करवाएं या इस वाले कार्बन का, बिकॉज दोनों कार्बन से बनने वाले प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। एक होगा कुछ इस तरह से अगर ये वाला जाता है, और दूसरा अगर उधर वाला जाएगा, मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा आपका ब्यूट-2-इन और एक बनेगा आपका बेटा ब्यूट-1-इन। अब प्रॉब्लम ये है कि सर कौन सा बनाना है? हाँ, अब सवाल ये है कि सर वो बनाना है जो मोर स्टेबल है, जो मोर स्टेबल है। एक मेजर होगा इन दोनों में से और एक माइनर होगा। एक मेजर होगा और एक क्या होगा? माइनर होगा। कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा इसको डिसाइड करते हैं हम लोग सेडजेफ रूल से। SAYTZEFF, सेडजेफ रूल। ये एग्जाम्पल लिख के सेडजेफ रूल लिखो नीचे। इसका नाम क्या है? 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन। इससे बनने वाले हैं दो प्रोडक्ट्स। इनमें से एक मेजर होगा एक माइनर होगा, और वो कौन सा होगा? तो सुने, लिखें, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन ऑफ alkyl halides with more than one beta hydrogen, comma, that beta hydrogen of carbon will eliminate which has more alkyl substituents attached। वो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। अब बताइए मुझे, अगर मान लीजिए मैं इसको X और इसको Y कहूं तो कौन सा वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए? X वाला कि Y वाला? X वाला बेटे बनेगा ना। आप बात सुनो तो सही, इधर देखो, रूल क्या कहता है? ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये एल्काइल हैलाइड है, उसका बीटा एलिमिनेशन करवाना है विद मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन्स। तो देखो ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन्स है तो एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन्स हुए। बीटा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन्स। ठीक है, दैट बीटा हाइड्रोजन ऑफ कार्बन विल एलिमिनेट, इन दोनों में से कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा? तो दैट बीटा हाइड्रोजन विल एलिमिनेट विच हैज मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड, जिस कार्बन के पास में ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। तो बेटा इस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप है ना, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई है क्या? तो इसका मतलब किसका हाइड्रोजन निकलेगा? जिस कार्बन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं, मतलब वो वाला निकलेगा। तो ये बेटा हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा? मेजर, और इसको हम बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। इजी है ना? एक क्वेश्चन मुझे आप करके बताओ। एक काम करो, दो देता हूं, दो प्रोडक्ट्स करके बताओ। देखो बेटा, फर्स्ट का और सेकंड का क्या बनेगा? पहले तो देखो आपको है ना चीजें अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी, ओपन करना आना पड़ेगा कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं नीचे। देखो इधर, अब हमारे पास में CHBr यहां लिखा हुआ है। देखो तो लिखने का तरीका क्या है?
आपको इसे यहां लिखना पड़ेगा, यस और नो। अब बताओ ये कैसा हुआ कार्बन अल्फा, तो ये कैसा हुआ और ये भी कैसा हुआ। अच्छा, इस बीटा के पास में यहां से एक हाइड्रोजन है और इस बीटा के पास में भी कौन है, एक हाइड्रोजन है। अब सवाल वापस सेट रूल पे आता है, कौन से वाले बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा। तो जरा देखो, इस बीटा कार्बन के पास में ओनली कितने अल्काइल ग्रुप है, 1, लेकिन इस बीटा कार्बन के पास कितने अल्काइल ग्रुप है, 2। तो ऐसे में इस वाले का हाइड्रोजन निकलेगा, ना कि इसका, या यूं कह दो मेजर इसका होगा, माइनर इसका होगा। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बेटा, CH3 CCH3, फिर आपके आ जाएगा यहां से डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये तो तुम्हारा हो गया मेजर प्रोडक्ट। IUPAC नेम बताओ इसका जल्दी से। और अगर मैं बात करूं माइनर की, तो CH3 H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। एम आई राइट। कई बार इसका IUPAC नेम पूछ लेते हैं, तो क्या बनेगा नाम, पहले बताओ। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से इस तरफ से 1 2 3 4 5, तो क्या बनेगा 2 मिथाइल पेंट 2 इन। और अगर इसकी बात करें तो नंबरिंग यहाँ से या यहाँ से डबल बॉन्ड को मोर प्रायोरिटी मिलेगी, तो क्या बन जाएगा 3 4। तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 4 मिथाइल पेंट 2 इन। बोलो बात समझ में आई। IUPAC नेम वगैरह यहाँ पे भी गलती नहीं करनी है आपको, तो IUPAC नेम अच्छे से आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसको जरा खोल के देखो। CH3 3 का मतलब ये होता है, CH3 3 का मतलब क्या होता है ये, तो CH3 3 ये C, फिर है आपका CH, यहाँ Cl का मतलब है यहाँ है Cl, CH के साथ Cl है, फिर उसके बाद में बेटा आता है CH2 और CH3। अब देखो यहाँ समझने की बात क्या है, यहाँ पर ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, और ये भी कौन है, बीटा कार्बन तो है लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं है, एक ही है। यहां पर तो बीटा हाइड्रोजन, लेकिन यहां बीटा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन, तो यहां मेजर माइनर जैसी कोई चीज नहीं होगी, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, और वो क्या होगा CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा। मतलब इसका हाइड्रोजन और इसका Cl दोनों निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा पीछे, CH और सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बात समझ में आई। सबने किया ये वाली चीज तक कौन पहुंचा, सब, चलो वेरी गुड। देखो भाई, ये आपका बीटा एलिमिनेशन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट रखना, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, कैसे होगा, किस तरह से होगा, है ना, मैकेनिज्म वगैरह हमको पता होनी चाहिए, सेट रूल हमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसको ज़ेड भी बोलते हैं और सेट भी बोलते हैं, वो जो भी तुमको ठीक लगे वो देख लेना, है ना। खैर, अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रिएक्शन विथ मेटल्स। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, यहां पर कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस आपको देखनी पड़ेगी। पहली है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी अल्काइल हैलाइड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब जैसे मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी आपको ट्राई ईथर लेना पड़ता है ना, जो कि हम लोग आगे वुड्स रिएक्शन में भी लेते हैं। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम वगैरह लेते हैं, देखो मैग्नीशियम वगैरह यहाँ पर जो मेटल्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। याद रखना, ये जो नई कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स बनेगी वो क्या कहलाएगी, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स कहलाएगी, पहली बात। अब यहाँ होगा क्या, यहाँ मैग्नीशियम अल्काइल हैलाइड्स में अल्काइल ग्रुप
और हेलोजन के साथ अटैच हो जाता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। CH3MgCl, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं RMgX, ये कहलाता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाना, क्योंकि ये नाम एक बार नहीं आपकी ऑर्गेनिक में कई बार आएगा, कई बार, और आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बहुत काम की चीज़ है, इसको हल्के में लेना नहीं है, और कई जगहों पे ये आपके केमिकल रिएक्शंस के अंदर आएगा। बट एक छोटी सी चीज़ आपके इसके लिए समझ लेना, RMgX जब भी समझने की बारी आए तो एक बात याद रखना, Mg पे प्लस चार्ज रहता है और R पे माइनस रहता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। मेटल के साथ जब आपका कार्बन अटैच होगा तो सिंस मेटल इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो वो कार्बन पे क्या लाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज लाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी भी रिएक्शन की बात करेंगे RMgX की, तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले। मतलब मैं किसी के भी साथ RMgX की रिएक्शन आगे जाके करवाऊंगा तो आपको सीधा दिमाग में रखना है कि आपको R और Mg के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली केस में कई बार यहाँ पे Br ज्यादातर देखने को मिलता है, RMgBr ज्यादातर यूज होता है, बट RMgCl भी ऑल्सो कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना कि RMgX की ऑलमोस्ट जब भी किसी के साथ रिएक्शन होती है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको वाटर के साथ रिएक्शन देखने को मिलेगी, वो भी एसिडिक मीडियम में। किसके साथ रिएक्शन देखने को मिलेगी, वाटर के साथ। मतलब RMgX के साथ किसी ने भी रिएक्शन करी, आगे मैं बताऊंगा, अभी मैं बीच में एग्जांपल हाईफाई नहीं डाल सकता, बट आप इतना ध्यान रखना कि जिसने किसी ने भी RMgX के साथ रिएक्शन करी तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे पहले स्टेप में RMgX बना और रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बनाया, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब मैं कब को आपको कि सर वाटर ऐसे थोड़ी होता है, अरे बेटा जब H2O के साथ H+ आ जाता है तब हम इसको बोलते हैं H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो एक्वस सोल्यूशन या एसिडिक मीडियम का एक्वस सोल्यूशन जो है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ से आगे रिएक्शन होगी और वाटर के साथ आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी। ये कुछ छोटी मोटी बातें आप दिमाग में रखेंगे, बोलो क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बन रहा है उस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे जाके बहुत जगह पे काम आएगा। और यहाँ पर बस इतना जरूर याद रखना कि जिसकी भी रिएक्शन होगी उसमें बॉन्ड R और Mg के बीच का टूटेगा। बोलो क्लियर, बात समझ में आई। अब कैसे टूटेगा वो जब अपन कराएंगे तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। सेकंड देखिए, रिएक्शन विथ सोडियम। तो देखो जरा, यहां पर आपको CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 ही आपको सोडियम एटम चाहिएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस चाहिए। देखो ड्राई ईथर इसलिए जरूरी है, चाहे आपका सोडियम हो चाहे आपका मैग्नीशियम हो, ये सब के सब जो मॉइस्ट एयर के साथ ज्यादा क्विकली रिएक्शन कर लेते हैं, तो इनकी प्रिजर्वेशन के लिए, इनकी रिएक्शन को प्रिजर्व करने के लिए कि भाई ये किसी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना करे, उसके लिए मीडियम को क्या रखा जाता है, ड्राई। तो ये ड्राई ईथर एज ए मीडियम काम करता है जो रिएक्शन को ड्राई रखने का काम करेगा और आगे फर्दर मॉइस्चर वगैरह के साथ रिएक्शन ना हो। यहाँ क्या करना है, तो देखो सुनो, यहाँ पे ये हमने 11 में भी कही थी, क्या करनी है, इसमें 2 Na ले लो और एक CH3Cl इधर और एक CH3Cl इधर, दोनों में से इस तरह से NaCl बाहर निकल जाएगा। मतलब आपके पास मिलने वाले हैं 2 NaCl एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड लिया था लेकिन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन सारी की सारी याद रखना, चाहे वो फिंकेल्स्टीन हो, चाहे वो स्वार्ट्स हो, चाहे वो आपके वुड्स हो। देखो आपकी बुक में है ना, इसकी रिएक्शन भी आपको करके बताई हुई है, RMgX की वाटर के साथ रिएक्शन है ना फर्दर। तो RMgX वाटर के साथ रिएक्शन करके MgOH और RH बनाता है ना। तो एल्काइल हैलाइड मान लो आप कोई भी ले लो, RX, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाई और यहाँ पे आपने बनाया RMgX, और RMgX की रिएक्शन आपने करवा दी, या पहले तो रुको
ऐसे करो, ये बुक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। पहले आया Mg, इससे बना RMgX। RMgX की रिएक्शन फर्दर अगर वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो देखो क्या होगा, H+ और OH माइनस। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक बात याद करवाई थी कि सबसे पहले बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, R और Mg का। Mg पे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव है, तो R पे क्या है, तो प्लस किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ, और माइनस किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ। तो ये हो जाएगा RH और ये हो जाएगा बेटा MgOH। तो इससे भी क्या बना बेटा, एल्केन बना। क्या बना, एल्केन। यहाँ एल्केन बना, उसमें कार्बन नेम है सेम है, कार्बन के नंबर क्या है, सेम। कैसे, अगर मैं यहाँ CH3Cl लेता था तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3, और CH3 के साथ H जोड़ के क्या बनेगा, CH4। तो मेरा लेने वाला जो था वो कौन था, मिथाइल क्लोराइड, और प्रोडक्ट भी क्या बना, मीथेन। लेकिन यहाँ बताए उल्टा क्या हो गया, मैंने लिया क्या था, मिथाइल क्लोराइड। क्या लिया है, मिथाइल क्लोराइड, और मुझे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथेन। तो याद रखना, वुड्स रिएक्शन में कार्बन की चेन ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, इस रिएक्शन के नीचे एक स्टेटमेंट लिखो, वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड, वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड to obtain, used to obtain alkanes, alkanes having double of the carbon, alkanes having double carbon atoms than, double carbon atoms than the parent alkyl halides, double carbon atoms than the parent alkyl halides, then the parent alkyl halides। क्लियर, पेरेंट एल्काइल हैलाइड कितना था, 1 कार्बन का था, तो प्रोडक्ट कितने का बना, 2 कार्बन का बना, है ना। अब अगर यही सेम क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिया होता, इथाइल क्लोराइड, और आपको रिएक्शन करवानी होती है Na के साथ सेम कंडीशन में, तो प्रोडक्ट क्या बनता बेटा, ब्यूटेन बनता। बोलो क्लियर हो गया ना। चलिए, एल्काइल हैलाइड्स कंप्लीट होते हैं। चैप्टर का नाम क्या था, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स आर ओवर,